नमस्कार। जरा एक ऐसे फोर्स के बारे में सोचिए, एक ऐसी ताकत जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखती है। यही वो चीज है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है, जो ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाती है और जो आकाश गंगाओं को बिखरने से रोकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की, और इसकी कहानी इंसानी इतिहास की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा, है ना। कोई भी चीज हवा में उछालो तो वो नीचे ही आती है, पेड़ से सेब गिरे तो वो जमीन की तरफ ही जाता है। ये इतना नॉर्मल है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन इसी सीधे से सवाल में ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों में से एक का जवाब छिपा हुआ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत पहले हमारे पूर्वज भी रात में आसमान को देखकर हैरान होते थे। उन्हें ये तो दिखता था कि तारे और ग्रह एक तय रास्ते पर चलते हैं, पर वे ये नहीं जानते थी कि जो अनदेखी ताकत चीजों को जमीन पर खींच रही है, वही ताकत चांद और दूसरे ग्रहों को भी अपनी जगह पर टिकाए हुए हैं। ये समझने में कि जमीन पर सेब गिराने वाली ताकत और आसमान में चांद को टिकाए रखने वाली ताकत एक ही है, इसमें हमें हजारों साल लग गए। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए दो बड़े आइडियाज सामने आए, दो मॉडल। पहला था भूकेंद्रीय मॉडल, जो मानता था कि पृथ्वी ही सब कुछ है, ब्रह्मांड का सेंटर, और सूरज चांद तारे सब उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक दूसरा कहीं ज्यादा क्रांतिकारी आइडिया था, सूर्य केंद्रीय मॉडल, जिसे भारत में आर्यभट्ट जैसे खगोलविदों ने बहुत पहले ही सोच लिया था और बाद में कोपर्निकस ने इसे दुनिया के सामने रखा। ये मानना कि हमारी पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज सेंटर में है, एक ऐसी सोच थी जिसने विज्ञान की दिशा ही पलट कर रख दी। लेकिन देखिए, ये सब तो बस थियोरी थी, है ना। साइंस को चाहिए होते हैं सबूत, डेटा। और यही कहानी में एंट्री होती है टाइको ब्राहे की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ अपनी आंखों से तारों और ग्रहों की पोजीशन का इतना सटीक नक्शा बनाया जो पहले कभी नहीं बना था। शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उनका यही काम आने वाली सबसे बड़ी साइंटिफिक क्रांति की नींव रखने वाला था। तो हुआ ये कि टाइको ब्राहे के बाद उनका वो सारा डेटा, वो पूरा खजाना उनके असिस्टेंट योहानस केपलर के हाथ लगा। केपलर एक जबरदस्त गणितज्ञ थे और उन्होंने इन आंकड़ों को समझने में पूरे 16 साल लगा दिए। सोचिए जरा, वो बस ये समझना चाहते थे कि ये जो यूनिवर्स की मशीनरी है, ये असल में काम कैसे करती है। और फिर 16 सालों की उस जबरदस्त मेहनत के बाद वो यूरीका मोमेंट आया। केपलर को एहसास हुआ कि सदियों से हर कोई एक ही गलती कर रहा था। ग्रहों के ऑर्बिट गोल नहीं थे जैसा सब मानते आए थे, वो असल में अंडाकार थे, यानी एलिप्सिस। अब सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, है ना, गोल नहीं अंडाकार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, इसी एक खोज ने एस्ट्रोनॉमी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो इसी एक खोज के आधार पर केपलर ने प्लैनेट्स के मूवमेंट को समझाने वाले 3 नियम बना डाले। ये नियम इतने सिंपल और इतने सटीक थे कि उन्होंने हमेशा के लिए ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है कक्षाओं का, यानी ऑर्बिट्स का। ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार रास्तों पर घूमते हैं, और सूरज ठीक बीच में नहीं बल्कि थोड़ा एक तरफ होता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि प्लैनेट्स जब सूरज का चक्कर काटता है तो उसकी दूरी हमेशा बदलती रहती है, कभी वो सूरज के पास होता है तो कभी दूर। दूसरा नियम स्पीड के बारे में है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई झूला झूल रहा हो। जब प्लैनेट सूरज के पास आता है तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, जूम, और जब वो दूर जाता है तो आराम से धीरे धीरे चलता है। केपलर ने इसे गणित में साबित किया था, जिसका मतलब है कि ग्रह अपने ऑर्बिट में हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलते। और अब आता है तीसरा नियम, और सच कहूं तो ये सबसे कमाल का है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल रूल है जो सारे प्लैनेट्स को एक साथ जोड़ता है। ये बताता है कि एक ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में जो वक्त लगता है और उसकी सूरज से जो दूरी है, उनके बीच एक पक्का रिश्ता है। अब इस टेबल को देखिए। कमाल की बात यह है कि आप किसी भी प्लैनेट का डेटा उठाकर इस फॉर्मूले में डालिए, जवाब हमेशा हमेशा एक ही नंबर आता है। ये तो जैसे पूरे सोलर सिस्टम का एक सीक्रेट म्यूजिकल कोड हो। तो देखिए, केपलर ने ये तो बता दिया कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, मतलब उनका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। लेकिन वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। क्यों? आखिर क्यों घूमते हैं? वो कौन सी अनदेखी ताकत थी जो इन भारी भरकम ग्रहों को अपने रास्ते पर बनाए रखती थी?
इस सवाल के जवाब के लिए इतिहास को एक और जीनियस का इंतजार था। और फिर एंट्री होती है सर आइजैक न्यूटन की। कहानी तो सबने सुनी है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब गिरा और उसी पल उनके दिमाग में बिजली कौंधी। जिस फोर्स ने इस सेब को नीचे खींचा, क्या वही फोर्स चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर घुमा रहा है? और बस यही एक छोटा सा सवाल एक ऐसी खोज में बदला जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। 1687 में न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी कोई लोकल चीज नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यह सिर्फ हमारी पृथ्वी पर काम नहीं करती, बल्कि पूरा ब्रह्मांड में काम करती है और हर चीज को हर दूसरी चीज से जोड़ती है। और न्यूटन ने इस पूरे आइडिया को एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल फॉर्मूले में डाल दिया। उन्होंने कहा कि फोर्स F दो चीजों के मास m1 और m2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जिसे उनके बीच की दूरी r के स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है और फिर एक कांस्टेंट g से गुणा किया जाता है। ये इतना सिंपल है और इतना गहरा। सोचिए जरा, सिर्फ एक नियम और उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। प्लैनेट्स अंडाकार ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं, चांद पृथ्वी से दूर क्यों नहीं जाता और सेब जमीन पर क्यों गिरता। इन सब का जवाब एक ही था, ग्रेविटी। इसने पहली बार आसमान और जमीन को एक ही नियम से जोड़ दिया था। अब न्यूटन का नियम तो आ गया था, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग थी, एक मिस्ट्री नंबर G, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जब तक हमें इस G की वैल्यू नहीं पता चलती, हम असल में ग्रेविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन इसे मापने का मतलब था एक ऐसा काम करना जो सुनने में नामुमकिन लगे, यानी अपनी ही धरती का वजन करना। तो देखिए ये हुआ कैसे। हम ये तो जानते थे कि पृथ्वी चीजों को एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन यानी G से अपनी ओर खींचती है। अब 1798 में हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही चालाकी भरे एक्सपेरिमेंट से उस मिस्ट्री नंबर G की वैल्यू पता लगा ली। और जैसे ही G की वैल्यू मिली, हमारे पास G की वैल्यू तो पहले से थी। तो अब न्यूटन के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज अननोन बची, और वो थी हमारी पृथ्वी का मास। और इस तरह पहली बार इंसान ने अपनी ही दुनिया को तौल लिया था। तो ये G यानी वो एक्सेलरेशन है कितना? ये है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो नंबर है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रेविटी को डिफाइन करता है। ये वही स्पीड है जिससे न्यूटन का वो सेब जमीन की तरफ गिरा था। उस विशाल यूनिवर्सल मशीनरी का एक छोटा सा लोकल सा हिस्सा। तो केपलर से लेकर न्यूटन तक की ये जो कहानी है, ये दिखाती है कि साइंस कैसे काम करता है, कैसे डेटा, मैथ्स और एक कमाल के आइडिया से हम ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज खोल सकते हैं। लगभग 300 सालों तक न्यूटन का नियम ही ग्रेविटी का आखिरी सच माना जाता रहा। पर क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? क्या ग्रेविटी बस इतनी ही है, या फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आना भी बाकी था? खैर, ये सवाल हमें साइंस के एक बिल्कुल नए चैप्टर की तरफ ले जाता है।